झारखंड को जल्द मिलेगा एक और एयरपोर्ट। धालभूंगड़ परियोजना पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुद संभाली कमान। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर एयरपोर्ट के रुके काम, जमशेदपुर में रजिस्ट्री बंद होने, जायडा को भूमि अधिग्रहण अधिकार और पुरानी भूमि रिकॉर्ड जैसे 4 प्रमुख मुद्दे उठाए। जागरण संवाददाता जमशेदपुर। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि धालभूंगड़ एयरपोर्ट की पूरी परियोजना की प्रगति पर मैं स्वयं नजर रखे हुए हूं और जल्द ही इसमें ठोस प्रगति देखने को मिलेगी। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मानव केडिया के नेतृत्व में पिछले दिनों रांची जाकर मुख्यमंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। 4 मुख्य बिंदुओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। ऐप में पढ़ें। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के सहयोग से हुई इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने 4 मुख्य बिंदुओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसमें धालभूंगड़ एयरपोर्ट शिलान्यास के 6 वर्षों बाद भी निर्माण कार्य अवरुद्ध है। इसके कारण कुल्हान क्षेत्र का औद्योगिक, व्यावसायिक व पर्यटन विकास की गति अवरुद्ध है। दूसरा, जमशेदपुर के टाटा स्टील कमांड एरिया में पिछले 10 वर्षों से रजिस्ट्री बंद है। इसका असर शहर के रियल एस्टेट, निर्माण कार्य व शहरी विकास प्रभावित हो रहा है। तीसरा, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को अन्य राज्यों की औद्योगिक विकास संस्थाओं की तरह भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति दी जाए ताकि एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों की स्थापना में जमीन की अनुपलब्धता समाप्त हो। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। चौथा, मानगो व टाटा कमांड एरिया के बाहर के क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड अभी भी बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। इससे कई प्रशासनिक व कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में व्यापक भूमि सर्वेक्षण कर रिकॉर्ड में सुधार किया जाए। अस्पताल की बिजली गुल, मोबाइल की फ्लैशलाइट में हुआ घायलों का इलाज। रविवार को सड़क दुर्घटना में घायल कई मरीज जब सदर अस्पताल पहुंचे तो वहां की बिजली अचानक गुल हो गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट में घायलों का इलाज किया। घायलों के परिजन अस्पताल की व्यवस्था से काफी नाराज दिखे। विष्णु स्वर्णकार। लाख दावों और सुधार की कोशिशों के बावजूद गिरिडीह सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शनिवार देर रात बिजली गुल होने से जहां अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, वहीं रविवार शाम भी बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। हालात ऐसे बन गए कि गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी में करना पड़ा। बताया जाता है कि मुफस्सल थाना क्षेत्र के तिगंजोरी निवासी नीलमणि देवी, अजय हेम्ब्रम, अनुष्का हेम्ब्रम, विजय किस्कू और पवन किस्कू बाइक व ऑटो की टक्कर में घायल हो गए थे। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उन्हें बदहाल व्यवस्था का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी वार्ड तक में नहीं थी बिजली गुल होने के कारण अस्पताल परिसर पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहा। यहाँ तक कि ड्रेसिंग रूम में भी रोशनी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। एक घायल का सिर फटा हुआ था। ऐसे में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को मजबूरी में मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उसको टांका लगाना पड़ा। ये दृश्य देखकर परिजनों में आक्रोश और चिंता दोनों दिखी। घायल के परिजन काली सोरेन ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड तक में बिजली नहीं थी, जिससे इलाज में काफी परेशानी हुई। जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 12 बजे अस्पताल के इलेक्ट्रिक विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और जनरेटर स्टार्ट किया। तब जाकर स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई। दोषियों पर होगी कार्रवाई। सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर प्रदीप बैठा रात में बिजली गुल होने की कोई सूचना नहीं है। अस्पताल में बिजली व्यवस्था सामान्य है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी पढ़ें। झारखंड सहायक वन संरक्षक भर्ती 4 से 6 अप्रैल तक होगी मुख्य परीक्षा। 19 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म। राज्य ब्यूरो रांची। झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत इसकी मुख्य परीक्षा 4 से 6 अप्रैल तक आयोजित होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 13 जुलाई 2025 को आयोजित इसकी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पहले ही जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा ACF मेन एग्जाम 2026 में शामिल होंगे। इसके लिए ऐप में पढ़े से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसकी प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी द्वारा लिखित मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों में से किसी 2 वैकल्पिक विषय का चयन किया जाएगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 2 पत्र होंगे। वैकल्पिक विषय के चयन के बाद वैकल्पिक विषय में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा एवं वैकल्पिक विषय का चुनाव अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 19 मार्च शाम 5 बजे तक निर्धारित है। बताते चले कि कुल 78 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 1110 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। झारखंड में शादी की दावत में रसगुल्ला खाते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मालियंता गांव में जो उत्सव के रूप में शुरू हुआ था, वो उस समय दुखद रूप से समाप्त हो गया, जब 41 वर्षीय ललित सिंह की रसगुल्ला खाते समय दम घुटने से मृत्यु हो गई, जिससे पूरा समुदाय शोक में डूब गया। झारखंड के एक गांव में शुक्रवार देर रात एक आनंदमय शादी का जश्न मातम के मंजर में तब्दील हो गया, जब शादी की दावत के दौरान रसगुल्ला खाते समय दम घुटने से 41 वर्षीय ललित सिंह की दुखद मौत हो गई।
ललित सिंह शुक्रवार को रात करीब 1 बजे शादी समारोह में शामिल हुए थे और गांव वालों के साथ जश्न और खाने का लुत्फ उठा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वो रसगुल्ला खा रहे थे कि अचानक वो उनके गले में अटक गया, जिससे उन्हें तुरंत सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मरीज परिजन व डॉक्टरों के लिए चलेगी 5 ई कार्ड। रिम्स परिसर में अब मरीजों, उनके परिजनों और डॉक्टरों को आने जाने में बड़ी राहत मिलने जा रही है। रिम्स प्रशासन ने परिसर में 5 ई कार्ड गाड़ियों के संचालन की तैयारी पूरी कर ली है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों को अस्पताल परिसर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में सहूलियत होगी। वहीं डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी सुविधा मिलेगी। ये सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी और निर्धारित मार्ग पर हर 15 मिनट के अंतराल पर गाड़ियाँ उपलब्ध रहेंगी। 5वीं ई कार्ड को अलग उद्देश्य के लिए रखा गया है। ये गाड़ी दिन भर रिम्स परिसर में निगरानी और गश्ती कार्य में लगाई जाएगी। रात में डॉक्टरों की सुरक्षा की व्यवस्था। रिम्स प्रशासन रात के समय भी ई कार्ड सेवा चलाएगा। 2 गाड़ियां रात में हॉस्टल क्षेत्र से ट्रॉमा सेंटर तक चलेंगी। इनसे डॉक्टरों को ड्यूटी स्थल तक पहुंचाया जाएगा और ड्यूटी समाप्त होने के बाद उन्हें सुरक्षित हॉस्टल तक छोड़ा जाएगा। रात की गाड़ियों में एक महिला होमगार्ड जवान की तैनाती भी की जाएगी। तय मार्ग पर दिन भर चलेंगी ई कार्ड, हर 15 मिनट में सेवा। नई व्यवस्था के तहत दिन के समय 2 ई कार्ड गाड़ियां ट्रॉमा सेंटर से पुरानी इमरजेंसी हॉस्टल क्षेत्र होते हुए क्षेत्रीय नेत्र संस्थान तक चलेंगी। वहीं 2 अन्य गाड़ियां क्षेत्रीय नेत्र संस्थान से उसी मार्ग से वापस ट्रॉमा सेंटर तक आएंगी। रिम्स प्रशासन का दावा है कि हर 15 मिनट पर गाड़ियां अपने निर्धारित स्थान से खुलेंगी। पिछले 1 माह से ओपीडी परिसर से क्षेत्रीय नेत्र संस्थान तक एक ई कार्ड का संचालन हो रहा है। इस सेवा पर मरीजों और परिजनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद अब इसे विस्तार दिया जा रहा है। मरीजों के साथ डॉक्टरों को भी मिलेगा लाभ। इस सेवा का लाभ केवल मरीजों और उनके परिजनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी इससे काफी सुविधा होगी। रिम्स परिसर में विभिन्न विभाग अलग अलग हिस्सों में स्थित है। ऐसे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना आसान हो जाएगा। देवघर सहित लगभग पूरे प्रदेश की विभिन्न गैस एजेंसियों पर इन दिनों रसोई गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही लोग सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। इससे खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवघर शहर के मार तारा इंटरप्राइजेस गैस एजेंसी के बाहर तो उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चाईबासा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, पलामू आदि जिलों में घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले गैस सिलेंडर प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान थी, लेकिन हाल के दिनों में एजेंसियों की ओर से नई प्रक्रियाओं के कारण वितरण व्यवस्था धीमी पड़ गई है। केवाईसी और मोबाइल एंट्री के कारण परेशानी। उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसियों की ओर से कागजों की जांच, मोबाइल नंबर एंट्री और केवाईसी अपडेट के नाम पर बार-बार उन्हें लौटाया जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की अनिवार्यता भी परेशानी का कारण बन रही है। तकनीकी प्रक्रिया में समय लगने के कारण गैस वितरण में देरी हो रही है। लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होंने 8 तारीख को ही गैस सिलेंडर के लिए बुकिंग कराई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल सका है। इस स्थिति से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बाहरी वेंडर बेच रहे महंगे दाम में सिलेंडर। विभिन्न शहरों से आ रही जानकारी के अनुसार एजेंसियों से समय पर गैस नहीं मिलने का फायदा कुछ बाहरी वेंडर उठा रहे हैं। उनके अनुसार ऐसे लोग रसोई गैस सिलेंडर 1800 से 2000 रुपए तक में बेच रहे हैं, जो सामान्य कीमत से काफी अधिक है। इससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गैस एजेंसियों की वितरण व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, अवैध रूप से महंगे दामों पर सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही एजेंसी स्तर पर केवाईसी और अन्य प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था करने की मांग की गई है, ताकि आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। झारखंड के 20 जिलों में आज से आंधी बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी हवा। पलामू लातेहार में चलेगी हीट वेव येलो अलर्ट। राज्य में मौसम का मिजाज एक साथ 2 तरह का नजर आ रहा है। कहीं तेज गर्मी और लू का असर है, तो कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। रांची स्थित भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार से राज्य के करीब 20 जिलों में तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका है। कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। 16 मार्च को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 16 मार्च को रांची सहित खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। झारखंड में मौसम का बदला मिजाज। राज्य के करीब 20 जिलों में तेज हवा, आंधी और वज्रपात की संभावना।
कई स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है हवा की रफ्तार। अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। 16 मार्च को रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज में आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में हीट वेव। अगले 24 घंटे में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। 15 से 19 मार्च पूरे प्रदेश में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। 17 मार्च को लगभग सभी जिलों में तेज हवा और वज्रपात का अनुमान। 18 मार्च को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर अन्य जिलों में बादल और मेघ गर्जन की संभावना। असम चुनाव में झारखंड कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी। पार्टी ने 9 दिग्गजों को सौंपी प्रचार की कमान। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झारखंड के 9 वरिष्ठ नेताओं को प्रचार और संगठनात्मक समन्वय की जिम्मेदारी दी है। इनमें सांसद सुखदेव भगत और मंत्री दीपिका पांडे सिंह व शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई नेता शामिल हैं। आगामी असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी की शीर्ष इकाई ने झारखंड के 9 वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इन नेताओं को असम में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने और संगठनात्मक समन्वय को मजबूत करने का दायित्व दिया गया है। झारखंड प्रभारी ने जारी किया पत्र। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू द्वारा जारी पत्र के अनुसार इन नेताओं को असम के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के प्रचार अभियान को गति देने की जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। कई प्रमुख नेताओं को मिली जिम्मेदारी। जिन नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है उनमें लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत, झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनके अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार अभियान को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। गैस पलामू मेदिनीनगर में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 की हालत नाजुक, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में इन दिनों रसोई गैस की किल्लत के बीच मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बरिया चौक के पास रविवार दोपहर एक अवैध गैस गोदाम में सिलेंडर विस्फोट हो गया। एक के बाद एक कई धमाकों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए MMCH में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के बाद गोदाम में आग लग गई और चारों ओर धुआं फैल गया। घटना के बाद बरिया से सुदना रोड तक आवागमन कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। सूचना मिलते ही मेदिनीनगर सदर SDPO राजीव रंजन और शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। गैस की गंध के बाद हुए जोरदार धमाके। स्थानीय लोगों के अनुसार बरिया चौक स्थित उत्कर्ष फाइनेंशियल बैंक के नीचे अजय गुप्ता ने भूमिगत गैस गोदाम बना रखा था। बताया जा रहा है कि वहां काफी देर से गैस रिसाव हो रहा था और उसकी तेज गंध बाहर तक आ रही थी। रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक जोरदार धमाके शुरू हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 से 4 तेज धमाके हुए, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। विस्फोट के बाद गोदाम से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल लोगों को MMCH में कराया गया भर्ती। विस्फोट के दौरान गोदाम के अंदर मौजूद 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाकों के बाद वे किसी तरह बाहर निकले, लेकिन गंभीर रूप से झुलस चुके थे। आसपास के लोगों ने तुरंत विंध्याचल अस्पताल की एम्बुलेंस की मदद से घायलों को मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। घायलों में धर्मेंद्र सिंह, पांडु मूसा, विक्रम कुमार सिंह, लातेहार गोवा, आलोक कुमार, कुटुमू पांडु और मुकेश कुमार सुधना शामिल हैं। डॉक्टरों की निगरानी में सभी का इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास जुट गए। गैस किल्लत के बीच अवैध भराई की आशंका। पुलिस प्रारंभिक जांच में ये भी संभावना जता रही है कि झारखंड में चल रही गैस किल्लत के कारण गोदाम में अवैध रूप से सिलेंडरों में गैस भरने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान सिलेंडर में दबाव बढ़ने से विस्फोट हुआ होगा। घायल विक्रम कुमार सिंह ने बताया कि वे खाना बना रहे थे, तभी अचानक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। हालांकि पुलिस इस मामले के हर पहलू की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये गैस गोदाम अजय गुप्ता का है, जिसकी एजेंसी पांडु के कुटुमू में है। प्रशासन अब अवैध गैस भंडारण और सिलेंडर भराई की गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखने की बात कह रहा है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। रामनवमी। पूर्णिया में 28 मार्च को निकलेगी भव्य रामनवमी शोभा यात्रा। बंगाल, झारखंड का विशेष झांकी दल आमंत्रित। आयोजक बोले, यात्रा पूरे देश में रिकॉर्ड बनाएगी। पूर्णिया में 28 मार्च को रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा दुर्गा स्थान मधुबनी से निकलेगी। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के आयोजकों का दावा है कि इस बार की रामनवमी शोभा यात्रा पूरे देश में एक रिकॉर्ड कायम करेगी। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। शोभा यात्रा में सामाजिक और धार्मिक झांकियों का विशेष आकर्षण रहेगा। शोभा यात्रा को यादगार बनाने बंगाल और झारखंड से विशेष झांकी दल को आमंत्रित किया गया है।
शोभा यात्रा में गाजा बाजा, ढोल नगाड़ा, डीजे की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। तैयारी को लेकर शहर के मधुबनी में श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से बैठक और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। साल 1992 से परंपरा कायम। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संयोजक प्रवीण चौरसिया ने बताया कि पूर्णिया में श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से साल 1992 में पहली बार शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद से आज तक ये परंपरा कायम है। इस बार 35वां साल है। इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। संरक्षक राजीव राय, संजय मोहन प्रभाकर, गुप्तेश्वर कुमार और बंटी यादव ने बताया कि शोभा यात्रा मधुबनी बाजार होते हुए सिपाही टोला रोड, डॉलर हाउस चौक, नगर निगम पूर्णिया, RM साव चौक, भट्ठा लखन चौक, रजनी चौक, लाइन बाजार, खुशकी बाग स्टेशन रोड होते हुए मां काली मंदिर सिटी में भरत मिलाप के बाद संपन्न होगी। शोभा यात्रा में बंगाल की झांकी, भगवा झंडा, भगवा पताका और बैंड पार्टी शामिल होंगे। इसमें न सिर्फ पूर्णिया बल्कि सीमांचल, कोसी और नेपाल के लोग भी शामिल होते हैं। सह संयोजक बबलू सहाय, सोनी सिंह, अभिजीत तिवारी, अनिल चौधरी, मंजीत कुमार, अभय अमलाल, सुदर्शन ने आगे बताया कि रामनवमी शोभा यात्रा अपने आप में भव्य, विशाल और ऐतिहासिक होगी। लाखों लोग शामिल होंगे। ये बिहारी ही नहीं बल्कि देश भर में एक रिकॉर्ड कायम करेगी। इसकी सारी तैयारी टोली के सभी सदस्य मिलकर कर रहे हैं। लोगों में शोभा यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। वरिष्ठ सदस्य राजेश गोस्वामी रतन केसरी ने बताया कि राम भक्त उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अपने अपने स्तर से भी तैयारी में लगे हैं। साज सज्जा की तैयारी की जा रही है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठन, अखाड़े से शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकी, वाद्य यंत्र, साज सज्जा की तैयारी की जा रही है। अधिक संख्या में महिला, पुरुष, युवा, युवतियों को शोभा यात्रा में शामिल किए जाने, प्रत्येक घरों पर भगवा ध्वज लगाना, मंदिर में रामायण पाठ, अष्टायाम आयोजित किए जाने को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। गोड्डा में सड़क किनारे महिला ने बच्चे को जन्म दिया। कई कॉल के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। ई-रिक्शा से ले जा रहे थे अस्पताल। गोड्डा जिले में सदर अस्पताल ले जाने के दौरान एक गर्भवती ने ई-रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दिया। ये घटना भटडीहा पंचायत के नोन माटी गांव के पास हुई। परिजनों का आरोप है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद कई बार फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में ई-रिक्शा का सहारा लेना पड़ा। प्रसव पीड़ा शुरू होते ही मच गई अफरा तफरी। जानकारी के अनुसार बेलारी गांव निवासी कौशल हरिजन की पत्नी रुक्मिणी देवी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिवार के लोगों ने तुरंत सरकारी एम्बुलेंस सेवा को फोन किया। उन्होंने 108 एम्बुलेंस और ममता वाहन सेवा से संपर्क कर महिला को अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि बार बार फोन करने और लंबे समय तक इंतजार करने के बावजूद कोई एम्बुलेंस गाँव नहीं पहुंची। इस दौरान महिला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और परिजन चिंतित हो उठे। गाँव में कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण आखिरकार उन्होंने महिला को ई-रिक्शा से ही सदर अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। नोन माटी गांव के पास रिक्शा में हुआ प्रसव। परिजन महिला को ई-रिक्शा से अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान भटडीहा पंचायत के नोन माटी गांव के पास रास्ते में ही प्रसव पीड़ा तेज हो गई और महिला ने ई-रिक्शा में ही एक स्वस्थ लड़के को जन्म दे दिया। अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग भी हैरान रह गए। बाद में परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से प्रसूता और नवजात को किसी तरह सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत मां और बच्चे को लेबर वार्ड में भर्ती कर लिया और उनका इलाज शुरू किया। स्वास्थ्य विभाग पर परिजनों की नाराजगी। घटना के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कई योजनाओं का प्रचार किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों को समय पर सुविधाएं नहीं मिलती। प्रसूता के पति कौशल हरिजन ने बताया कि उन्होंने कई बार एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन कोई वाहन गाँव तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार होने के कारण उनके पास निजी वाहन की व्यवस्था भी नहीं थी, इसलिए मजबूर होकर ई-रिक्शा से अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन ने कहा जानकारी नहीं। सदर अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने मां और नवजात का उपचार किया। फिलहाल दोनों की हालत सुरक्षित और स्थिर बताई जा रही है। सदर अस्पताल की DSTS झा ने इस मामले में कहा कि ये मामला डायल 108 एम्बुलेंस सेवा से संबंधित है। उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो इसकी जाँच कराई जाएगी। झारखंड पुलिस ने खूंटी जिले में PLFI के 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। झारखंड पुलिस ने खूंटी जिले में प्रतिबंधित संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। SP मनीष कुमार ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर ताजना नदी के पास छापेमारी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से एक अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, जबरन वसूली से संबंधित दस्तावेज और 2 गाड़ियां बरामद की। पुलिस के अनुसार ये उग्रवादी व्यापारियों और ठेकेदारों को धमकाकर कर वसूलने में शामिल थे और कई आपराधिक घटनाओं से जुड़े हुए थे।
रांची में खाद्य सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत, जल्द तैनात होंगे 12 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी। राजधानी रांची में खाद्य सुरक्षा को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल शुरू हुई है। शहर में जल्द ही 12 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। विभाग ने इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। पदाधिकारियों की संख्या बढ़ने के बाद शहर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जाँच, मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई और लाइसेंस सत्यापन का काम तेज होने की उम्मीद है। इससे लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल रांची में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था लगभग एक ही पदाधिकारी के भरोसे चल रही है। ऐसे में पूरे शहर के होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानें, सड़क किनारे लगने वाले ठेले, छोटे भोजनालय और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि खाद्य पदार्थों के नमूनों की नियमित जांच नहीं हो पाती और कई जगहों पर लाइसेंस की प्रभावी जांच भी नहीं हो रही है। अधिकारियों की कमी का सीधा असर निगरानी व्यवस्था पर पड़ रहा है। पदाधिकारी बढ़ने पर जांच होगी प्रभावी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की संख्या बढ़ने से शहर के अलग अलग इलाकों में नियमित निरीक्षण संभव हो सकेगा। मिलावटखोरी के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी और बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों की पहचान भी आसान होगी। इससे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी बनने की उम्मीद है। नामकुम में प्रयोगशाला तैयार। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी आधार देने के लिए नामकुम स्थित परिसर में सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इससे खाद्य पदार्थों की जांच प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी हो सकेगी।